नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज पे। हमने फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, ये हमने पढ़ लिए थे इसी सेशन के ड्यूरिंग। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी में जो कि सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आपने थोड़ा सा इसका आइडिया पहले होगा, अगर आप बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको श्वसन के बारे में आइडिया होगा। कुछ भ्रांतियाँ भी होगी, आज मैं थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ाऊँगा। अगर आपको फास्ट देखना है तो आप 1.5x कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको स्लो पढ़ाने का एक रीज़न है, चीज़ें जब हम धीरे धीरे सुनते हैं धीरे धीरे ही माइंड में एब्जॉर्ब होती है। तो आज स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, श्वसन सबने सुना होगा। एक होता है सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, यानी कि एयर को अपटेक करना, लंग्स के थ्रू एयर में से O2 अलग करना और बॉडी की CO2 के साथ अदर जो भी गैसेज है उनको बाहर निकालना, नोस्ट्रिल से यानी नाक से, मुंह से, कहीं से भी बाहर निकाल सकते हो, वहाँ से बाहर निकालना। यानी कि O2 का ग्रहण करना जो कि फेफड़ों में होता है, O2 CO2 एक्सचेंज। बाकी हम श्वसन में पूरी एयर लेते हैं। ये होता है सांस लेना, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना श्वसन नहीं है। श्वसन एक आंतरिक प्रक्रिया है जो कहाँ होती है? सेल्स में, यानी कि कोशिकाओं में होती है। श्वसन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी भ्रांति होगी, जो कि एक ही समझते हैं तो आप दूर कर लीजिए। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहाँ पर होती है? कोशिकाओं के अंदर, जिसमें कोशिकाओं के कोशिकांग जैसे अलग अलग प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, ये सब इसमें भाग लेते हैं। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें सेल्स यानी कि कोशिका भाग लेती है, ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस श्वसन को, जो कि कोशिकाओं में होता है, जिससे ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे शरीर के सारे कार्य संपन्न होते हैं एनर्जी से, वो हमें किससे मिलती है? श्वसन से मिलती है। तो इस श्वसन को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने बताया कि ये कोशिकाओं का आंतरिक हिस्सा है, इसलिए इसको आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बने रहते हैं, तो इसको उत्तकीय श्वसन या टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। डार्क रेस्पिरेशन, ये नाम कैसे आया? क्योंकि हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो प्रकाश श्वसन में कंफ्यूज ना हो जाओ। प्रकाश श्वसन कोई श्वसन नहीं था, वो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली एक हानिकारक प्रक्रिया थी। तो दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया है? डार्क रेस्पिरेशन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से रेस्पिरेशन को और क्या क्या बोला जाता है, या डार्क रेस्पिरेशन क्या होता है? तो प्रकाश श्वसन यानी कि लाइट यानी फोटो रेस्पिरेशन एक क्षेत्रीय पादपों की हानिकारक प्रक्रिया है। वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा था और लाइट की उपस्थिति में हो रहा था, इसलिए उसको फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होगा, लेकिन इसमें लाइट का कोई भी प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसको डार्क रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन को ही डार्क रेस्पिरेशन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कोशिकीय श्वसन है, कोशिका में होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि श्वसन का मुख्य अंग, अगर कोई बात करे कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा भाग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे प्राथमिक या सबसे इम्पोर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अस्तित्व का कारण ही श्वसन है, कि अगर वह है तो श्वसन होगा, ठीक है। जिसमें ये नहीं होता है,
उसमें अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं, वहाँ पर श्वसन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया है तो उसमें जो उसकी दोनों लेयर के बीच में जो पेरिप्लाज्मिक अवकाश होते हैं, वहाँ पर एक संरचना होती है मीजोसोम्स नामक स्ट्रक्चर, वहाँ पर वो शोषण करता है, यानी कि वहाँ पर O2 लेकर एनर्जी का उत्पादन करता है। और अपनी यूकेरियोट कोशिका में, जैसे कि प्लांट हो या एनिमल सेल हो, दोनों ही यूकेरियोट कोशिकाएं हैं। इनमें श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो ये लाइन समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एम्फीबोलिक एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो श्वसन एक क्या है? एम्फीबोलिक। देखो एम्फी जो शब्द है, एम्फी शब्द इसका मतलब होता है उभय, मतलब दोनों का गुण। अब एम्फी जो बोलिक है, एम्फी बोलिक है, ये दोनों का गुण है। जैसे एनाबोलिक, ये आपने रिएक्शन का प्रकार पढ़ा होगा। एक होती है कैटाबोलिक। ठीक है, कैटाबोलिक मतलब तोड़ने वाली अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में कोई बड़ा अणु सम्मिलित होकर उसमें अभिक्रिया में टूटकर छोटे अणुओं में टूट जाए, या विखंडन की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? विखंडन की प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया में उस रिएक्शन को बोलेंगे कैटाबोलिक। और जिसमें कुछ निर्माण हो, दो तीन यौगिक जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करे, ऐसी अभिक्रियाओं को बोले निर्माणकारी या एनाबोलिक रिएक्शन। लेकिन एम्फीबोलिक क्या होता है? एम्फीबोलिक में इन दोनों के गुण होते हैं। एम्फीबोलिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती जिनमें कुछ तत्वों का, कुछ यौगिकों का, कुछ रसायनों का विखंडन भी होता है, उसी के साथ साथ कुछ यौगिकों का निर्माण भी होता है। तो उसको क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक। तो ये उभयधर्मी प्रकार की रिएक्शंस होती है एम्फीबोलिक। क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होती है? एम्फीबोलिक। एक्सर्गोनिक मतलब ऊष्मा त्यागने वाली अभिक्रिया, ऊष्मा त्यागने वाली, या इसका एक विशिष्ट नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इनको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे किसी भी रिएक्शन में हीट का निर्माण हो, यानी कि ऊष्मा निकले बाहर, रिएक्शन के पश्चात ऊष्मा बाहर निकले, उसको बोलेंगे हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसका छोटा सा उदाहरण, जैसे आप एक स्टील का कोई गिलास लो स्टील का, इसमें जो आप वाटर भरो और इसमें शुगर डालो, क्या? शुगर या शक्कर मिलाओ, और यहाँ पर टच करो, तो ये कैसा होगा? कूल, कोल्ड। मतलब इसने बाहर की ऊष्मा को अंदर सोख लिया है और ये ठंडा हो गया है। तो जब शुगर मिलाते हैं पानी में तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है, गिलास ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार आप एक गिलास लो, उसमें पानी भरो और उसमें डिटर्जेंट पाउडर जो आता है, डिटर्जेंट पाउडर डालो, उसको देखो, तो ये कैसा होगा? थोड़ा हल्का गर्म लगेगा। मतलब इसने बाहर की ऊष्मा को क्या कर दिया? त्याग दिया है। तो ये क्या हो गया? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण कर दिया है, त्याग दिया है। तो ये हो गई, ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सर्गोनिक और ये हो जाएगी एंडरगोनिक। तो यहाँ पर जो हम बात करें, यहाँ पर बात करें कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा को त्यागने वाली। और आपको पता भी है कि अपने शरीर में जो हीट बनती है जिससे अपना तापमान का नियमन होता है शरीर में, वो श्वसन के माध्यम से ही आता है। अपना शरीर जो गर्म है तो वो श्वसन के माध्यम से आता है। और श्वसन से ली गई या श्वसन के द्वारा बनाई गई जितनी भी एनर्जी है, जैसे एक ग्लूकोज से कुछ एनर्जी निकलती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने पर, या हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खाया, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे किसके माध्यम से? श्वसन के माध्यम से। तो वहाँ पर कुछ एनर्जी बनेगी। मान लो एक ग्लूकोज है
इसको हम तोड़ते हैं यानी इसका शोषण होता है, तो वहाँ पर एनर्जी बनती 686 किलो कैलोरी। ये आपको पता है, सुना होगा, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। और हम बात करते हैं कि साइड में लिखते हैं 38 या 36 एटीपी, दोनों ही हो सकता है। 38 ज़्यादा, अगर दोनों आ जाए तो आपको 38 लगाना है, ये बनता है। आप यही बात है, उसकी शोषण में क्या होता है, शोषण में 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है और 38 और 36 एटीपी इसके बराबर बना लेते हो आपकी, इतनी एनर्जी निकलेगी और इतने एटीपी हम संचित कर लेंगे। तो इतनी एनर्जी किस में बदल गई, एटीपी में बदल गई। और एटीपी क्या करते हैं, हम हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है, कोशिका की मुद्रा। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि एक एटीपी का अर्थ केवल 7.6 किलो कैलोरी होता है। अगर आप इसको 38 से गुना करोगे 7.6 को, तो आप अंदाजा लगा लो कितना आएगा। और उसको 686 से, टोटल एनर्जी तो 686 किलो कैलोरी मिली ना, और हमने उस एनर्जी को रिजर्व किया है 38 एटीपी में, और एक एटीपी का मतलब 7.6 होता है। ठीक है, इतना पता है आपको। तो 686 किलो कैलोरी की बाकी एनर्जी कहाँ गई, जैसे आपने इसको कैलकुलेट किया है, इसको लगभग 8 मान लो, इसको लगभग 40 मान लो। ठीक है, तो कितना हो गया, 320 किलो कैलोरी हुआ। लगभग आप इसको 8 और इसको 40 मानने पर भी 320 किलो कैलोरी एनर्जी ही एटीपी में कन्वर्ट हो पा रही है। तो बाकी एनर्जी गई कहाँ पर, बाकी एनर्जी गई कहाँ पर, देखो कितनी, 366 किलो कैलोरी एनर्जी कहाँ गई। तो ये एनर्जी कहाँ पर गई, हीट में यानी ऊष्मा में बदल गई है, यानी बेकार हो गई है। एक तरह से बेकार हो गई है, लेकिन इसका महत्व किस में है, थर्मो रेगुलेशन में। किस में, थर्मो रेगुलेशन में। इसको बोलते हैं तापमान नियमन, तापमान नियमन, समझ गए। यानी कि बॉडी का इतना तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए, अब आप बताओ एक भगोनी या एक पतीले को आप गर्म करोगे तो उसके लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और अपना शरीर 24 घंटे या हमेशा जब तक हम जीवित अवस्था में इस तापमान को मेंटेन करके रखता है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। तो लगभग लगभग आधी से ज़्यादा एनर्जी हम किस में वेस्ट करते हैं, अपने आप को गर्म रखने में। और ये ज़रूरी भी है, इसलिए सर्दी में हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि सर्दी में तापमान का क्षय ज़्यादा होता है। और ठंडे प्रदेशों में रहने पर, ठंडे प्रदेशों में जो ठंडे प्रदेश वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा गर्म पदार्थों का सेवन किया जाता है। भारत में वैसे ठंडा प्रदेश नहीं है भारत, तो इसमें ज़्यादा गर्म पदार्थों का सेवन करना कोई औचित्य वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मेंटेन रखने के लिए हमें श्वसन के द्वारा एक ग्लूकोज से प्राप्त 686 किलो कैलोरी एनर्जी में से 366 किलो कैलोरी हमें इस तरह ही वेस्ट करनी होती है। बाकी जो बची कुछ एनर्जी है उसको हम एटीपी में कन्वर्ट कर पाते हैं, और उसी से ही अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये 38 एटीपी ही जो संग्रहित होते हैं वही हमारे काम आते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि जो ये अद्वितीय लक्षण है, यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। मतलब अगर सेल जीवित है, कोशिका अगर जीवित है, कोशिका की जीवंतता अगर है, तो उसमें ये लक्षण होना चाहिए कि वो क्या करे, श्वसन, जब उसको जीवित माना जाएगा। इसका मतलब जिसमें भी श्वसन हो रहा है वो कोशिका जीवित है, जिसमें श्वसन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कोशिका कैसी हो गई है, मृत हो गई है। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में हम विभिन्न प्रकार के
जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको हम ग्रहण करते हैं और उनको ही तोड़कर श्वसन के माध्यम से उनको ही तोड़कर हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे इजीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि अनाज, जितने भी अनाज हम खाते हैं उन सब में क्या है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फैट्स, जितने भी ऑयल वाली, दही, दूध, इनमें क्या होता है, फैट, ऑयल, घी, इनमें फैट होता है। तो ये फैट भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम ले सकते हैं। प्रोटीन जैसे दालें, पल्सेस खाते हैं, पल्सेस, मीट का सेवन करने वाले मांसाहारी लोगों में मीट एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, शाकाहारी लोगों के लिए दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है, मतलब श्वसन में कौन टूटेगा, हम जो खा रहे हैं उनमें से टूटने की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन एनर्जी देगा, वह है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और सबसे पहले टूटता कौन है, कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, आप उपवास हो, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, 9 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है बिल्कुल, तो अपने अंदर जो फैट इकट्ठी होती है वो टूटना प्रारंभ करती है, तो हड्डियां दिखने लगती, मोटापा छटने लगता है। डाइटिंग इसी का एक हिस्सा है। तो जब तक हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो हम कार्बोहाइड्रेट का क्या करेंगे, शोषण करके उससे एनर्जी रिलीज करवाएंगे, हमारा काम चलेगा। उसके बाद हम, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ख़त्म हो गया है, आप भूखे हो, तो उसके बाद फैट का घटना स्टार्ट होता है। फैट भी खत्म हो गई है, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया है, फैट भी खत्म हो गई है, अब अपनी प्रोटीन का नंबर आएगा। और प्रोटीन का मतलब है कि अपने शरीर में कोशिकाएं मरना प्रारंभ होगी, क्योंकि प्रोटीन क्या है, संरचनात्मक चीजें हैं, उनमें शामिल है कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कनेक्शंस का निर्माण, ठीक है, इसमें सब में मांस, जो अपने जो फ्लैश है उसका निर्माण किससे हो रहा है, सारी बॉडी का निर्माण प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक संरचनात्मक यौगिक है। तो जब दोनों नहीं रहेंगे तो श्वसन के लिए तो हमें कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, तो कोशिकाएं नष्ट होने लगती, जो कि खतरनाक है। इस स्थिति में व्यक्ति को नहीं पहुंचना चाहिए। जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज करते हैं तो ऐसे श्वसन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या कि प्लावी श्वसन, यहाँ तक ठीक है। जब हम प्रोटीन का यूज करने लग जाते हैं एनर्जी लेने के लिए तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और एक कब होता है, एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी के समय ऐसा देखने को प्रतीत होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलो, अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट मुझे कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, इंस्टाग्राम पेज से, फेसबुक पेज से जुड़ना है, आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रखे हैं, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कोई समस्या हो तो उसको बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के प्रकार। देखो, ये ऑक्सीजन लेने के आधार पर इसका प्रकार दिया हुआ है कि हम जब किसी भी सबस्ट्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मेनली हम आज किसकी बात करने वाले, कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि लगभग लगभग सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में, हालांकि एनर्जी की बात करें तो फैट को तोड़ने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, फिर प्रोटीन को तोड़ने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एनर्जी का क्रम देखो तो ये होता है, अगर एनर्जी की बात करो ना तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आप अगर बात करो रेस्पिरेशन के क्रम पर कि रेस्पिरेशन सबसे पहले होगा, अगर आप ऐसे बात करो कि किसको प्रिपेयर करेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रिपरेशन किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, फिर फैट की और फिर प्रोटीन की। सबसे पहले नंबर टूटने का किसका आएगा, कार्बोहाइड्रेट का, सबसे इजी और मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट है, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करो तो एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी किसमें, फैट से, फिर उसके बाद प्रोटीन से और फिर कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन टूटता सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट लाइकली है,
और ज़्यादातर देखो हम भूखे तो रहते नहीं, 5 दिन रेगुलर भूखे तो रहते नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट हम सुबह शाम ले ही रहे हैं ना, तो 4-5 घंटे में टूटता है, फिर खा लेते हैं, फिर टूटता है, फिर खा लेते हैं, तो हमारा फैट का और प्रोटीन का नंबर आता भी नहीं है तोड़ने का, तो उससे ज़्यादा एनर्जी का आप आशा भी मत करो। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है मेनली, और कॉमन यही है, तो कार्बोहाइड्रेट को श्वसनीय पदार्थ है, इसको तोड़ना है। अगर इसको O2 के माध्यम से तोड़ोगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या ऐड होगी, O2 इस पे आक्रमण करेगी और ऑक्सीजन से इसको तोड़ देगी, तो पूरा तोड़ देगी। क्या होगा, पूरा तोड़ देगी। और अगर इसके कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में, ब्रेकिंग में किसका योगदान है, ऑक्सीजन का, तो इसको बोलते हैं वायुवीय शोषण या वायवीय शोषण। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन के ही टूट जाए तो ये हो जाएगा अपने पास अवायवीय शोषण। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, तो पूरा टूट भी नहीं पाता। इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, तो ऑक्सीजन जब भी यूज होगी कार्बोहाइड्रेट को पूरा तोड़ डालेगी, पूरा मतलब जहाँ तक उसका विखंडन हो सकता है वहाँ तक कर देगी। और जब भी कोई भी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट टूटता है, देखो कार्बोहाइड्रेट का एक मैं बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, CH और O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, जैसे मान लो XYZ कुछ, जैसे C6H12O6 है ना इनकी जगह, तो CHO में क्या होता है, CHO से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं विभिन्न प्रकार के, और इनका टूटेंगे तो क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो याद रखना, पूरा टूटता है तो हमेशा CO2 और H2O बनता है, यह आपको कॉमन याद होना चाहिए। वायवीय शोषण में देखो अब कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोला है क्योंकि ऑक्सीजन तोड़ रही है, जब भी ऑक्सीजन क्रिया करके किसी को तोड़ती है तो उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो गया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें सारे के सारे कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, CO2 में कन्वर्ट हो गए, कुछ नहीं बचा, कोई कार्बोहाइड्रेट का कोई भी बॉन्ड नहीं बचा है, सारे CO2 में टूट गए हैं, जल में टूट गए हैं, और पूरा के पूरा ग्लूकोज टूट गया है, तो इसकी मतलब ग्लूकोज की पूरी एनर्जी हमने, बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी पूरी निकाल ली है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 H2O के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और एट द टाइम ये किस में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और साइटोसोल में होगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी आगे हम पढ़ेंगे ही, सही देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बिना पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होना संभव नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ऑक्सीजन का एक चरण है वो पूरा होता है वहाँ पर। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की और जल की उपस्थिति में तोड़ना, देखो ग्लूकोज हम खा रहे हैं, ऑक्सीजन हम श्वास लेने के माध्यम से ले रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, तीनों मिल गया। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं में है, और CO2 तोड़कर हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं, जल भी बाहर निकाल रहे हैं, और जो एनर्जी बच रही है उसकी ATP बनाकर अब हम डेली यूज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का 6 CO2 और 6 H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर 6 CO2 मिलती है, जिसको हम बहिर्शोषण की मदद से CO2 को बाहर निकाल देते हैं। 12 H2O जल के अणु बनते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं में योग हो जाता है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं मिक्सचुरेशन की सहायता से, और टोटल एनर्जी निकलती 686 किलो कैलोरी, जिसमें से कुछ तो मैंने बता दिया आपको कि एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और कुछ को एनर्जी को हम ट्रैप करके क्या बना लेते हैं, सेल करेंसी या मुद्रा या एनर्जी के मात्रक यानी कि ATP बना लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। तो यहाँ एनर्जी निकल रही 686 किलो कैलोरी, और कुछ को वेस्ट करके कुछ के हम क्या कर लेते हैं, ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी टोटल कमाई 686 किलो कैलोरी है, लेकिन खर्चा हो गया है लगभग बहुत सारा, और कुछ अपने बचत कर लिए, तो बचत क्या है, ATP है, जिनको हम आगे यूज करेंगे, यही बना पाए हैं केवल। ठीक है, अवायवीय शोषण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज टूटेगा लेकिन पूरा नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस है इसलिए, और ज़्यादातर एनर्जी इसमें क्या होती है, ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में निकल जाती है।
ठीक है, उसमें तो निकल रही थी, इसमें तो लगभग इसमें तो कम से कम हमने 300, सवा 300, 350 तक किलो कैलोरी एनर्जी तक हमने सेव करके 38 एटीपी बना लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, हीट के रूप में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी। और ये कहाँ होता है, ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होता, ये हो भी नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है। अनोक्सी शोषण या फिर अवायवीय शोषण। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका इनकम्प्लीट हुआ है, O2 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पूरा CO2 H2O में नहीं टूटेगा, तो C6H12O6 है, तो ये थोड़ा सा टूटा है और थोड़ा सा टूटकर 2 CO2 बाहर निकाली, बाकी पूरा मॉलिक्यूल किसके रूप में, एल्कोहल के रूप में यहाँ पर बच गया है। ये किसका फॉर्मूला है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो ये 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के बच गए और 2 CO2 ही बाहर निकल पाई है, H2O नहीं निकलता। और टोटल एनर्जी की बात करो तो 21 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर टोटल निकली है, उसमें से केवल हम 2 एटीपी ही कन्वर्ट कर पाए हैं। बाकी जितनी एनर्जी है 686 निकलनी चाहिए थी, ये ग्लूकोज से 21 किलो कैलोरी निकली है। बाकी टोटल एनर्जी है वो कहाँ पर, सर्वाधिक हीट के रूप में यहाँ पर मुक्त हो गई है, जिसका हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है। तो अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण आपको समझ में आ गया हो। और अवायवीय शोषण की बात करें तो ये प्लांट्स में होता है, ठीक है, लोअर पैरासाइट जैसे एस्केरिस जो कि निमेटोड है उसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, और मानव की बात करो तो मसल सेल में होता है, और आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी में कोशिकांग नहीं होता, तो आरबीसी को एनर्जी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अवायवीय शोषण की। मसल सेल का उदाहरण आपको मैं बताऊं कि आप एक दिन जिम जाओ, एक दिन दिन भर क्रिकेट खेलो, दूसरे दिन बिल्कुल मत खेलो, या फिर आप दौड़ लगाओ, दूसरे दिन मत लगाओ, या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जांग की मसल है, अपनी बाइसेप है, ट्राइसेप्स है, वो मसल्स है, वो मसल को हम जब जोर से कोई भी काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, भागने का, खेलने का, कूदने का, तो मसल एक्टिव होती है, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है मसल्स का भागने में, और वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, ग्लूकोज है उन सेल में लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वो अवायवीय शोषण करने लग जाते हैं, और वहाँ पर क्या जमा देते हैं, या तो लैक्टिक एसिड या एल्कोहल। फिर वो दूसरे दिन तक वो एल्कोहल या लैक्टिक एसिड क्या करता है, जकड़न पैदा करता है, और वो 1-2 दिन तक रहती है, फिर वापस वो किसमें, कोरी साइकिल के माध्यम से वापस किसमें चले जाती है, वापस ग्लूकोज में बदलकर वापस मेन एरोबिक शोषण में यूज हो जाती है। ठीक है, तो मसल सेल्स में क्या होता है, एनोरोबिक। चलो आगे देखते हैं। अवायवीय शोषण की खोज अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट है कोस्टिचेव, इसने इसकी खोज की थी, अवायवीय शोषण की। इसी के साथ सिमिलर वर्ड है किण्वन। किण्वन एक आपने सुना होगा, यह क्रुइक्शंक ने इसकी खोज की थी किण्वन की। आपको इन वैज्ञानिकों का ध्यान होना भी चाहिए थोड़ा सा, कम से कम कुछ फिजियोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट है जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो अवायवीय शोषण की खोज की है किसने, कोस्टिचेव ने। और फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, सर ये फर्मेंटेशन कहाँ से आ गया, आप तो वायवीय अवायवीय पढ़ा रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्मेंटेशन अवायवीय शोषण के जैसा ही है, लेकिन अवायवीय शोषण और फर्मेंटेशन में इतना सा डिफरेंस है कि फर्मेंटेशन कोशिकाओं में नहीं होता, किसी बाहर पात्र में होता है, करवाया जाता है। ठीक है, अवायवीय शोषण कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इतना सा ही बेसिक अंतर है, बाकी इसमें भी क्रियाएं एक जैसी होती है। तो यहाँ किण्वन की बात आ गई तो थोड़ी सी बता देते हैं, बाकी किण्वन हम पूरा पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये आउट ऑफ सेल्स होता है और बैक्टीरिया या फंगस की मदद से होता है किण्वन, जैसे कि 6,6-H12O6, C2H5OH, CO2, और यहाँ पर कोई भी एटीपी नहीं बना है, ना कोई एनर्जी बनी है, सारी एनर्जी किस में लॉस हो गई है, हीट में। ये किण्वन का, अगर एक कोशिकाओं में होता, अगर ये कोशिकाओं में होता तो यहाँ पर 2 एटीपी हम बना लेते 21 किलो कैलोरी एनर्जी लेकर, लेकिन सेम अभी क्रिया हो रही है फर्मेंटेशन में, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं बन रही है, केवल CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, क्लियर है, फर्मेंटेशन हम डिटेल में पढ़ा देंगे आगे। फर्मेंटेशन अवायवीय शोषण जैसा ही है, लेकिन अवायवीय शोषण कोशिकाओं के अंदर होता है, वहाँ पर कोशिकाओं के एंजाइम होते हैं, तो जो 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है उसको 2 एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाकी
जो किण्वन होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं के बाहर होता है, वहाँ की सारी एनर्जी उस पात्र में ही एनर्जी हीट के रूप में नष्ट हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। कोई भी एनर्जी वहाँ पर एटीपी के रूप में नहीं बदलती है। उसकी खोज कोस्टिकचेव ने की थी, इसकी क्रुइशेंक ने की थी। इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन बताई गई है कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एनाबॉलिक रेस्पिरेशन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज पॉस्चर इफेक्ट। ठीक है, आपके पास अवायवीय शोषण हो रहा है, ठीक है, अवायवीय शोषण हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है। अचानक अवायवीय शोषण में क्या जोड़ दो आप, ऑक्सीजन, ठीक है। अवायवीय शोषण चल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी बन रही है, लेकिन अचानक आप क्या करो, उसमें ऑक्सीजन डाल दो, तो अवायवीय से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, वायवीय में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी अच्छी बनने लगेगी। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पाश्चर प्रभाव, पाश्चर प्रभाव। वैसे मैंने वारबर्ग प्रभाव पढ़ाया था, आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ध्यान है तो आप कमेंट करके बताना कि व्हाट इज वारबर्ग इफेक्ट, उसमें किसकी सांद्रता बढ़ाने पर क्या हुआ था, ये देखना। तो फिजियोलॉजी में दो प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वारबर्ग प्रभाव और पाश्चर प्रभाव। वारबर्ग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, स्पेशली फोटोसिंथेसिस वाली क्लास में। आज हम पाश्चर प्रभाव पढ़ रहे हैं। लुईस पाश्चर आपने सुना होगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लुईस पाश्चर जो है उसने बोला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप ऑक्सीजन डाल दोगे, क्या डाल दोगे, ऑक्सीजन अचानक, तो अवायु श्वसन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो फिर बोलोगे क्या होगा, फिर वायवीय होने लग जाएगा। तो अच्छा ही बात है ना, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अवायवीय शोषण के संदर्भ में। तो अवायवीय शोषण रुक जाएगा और क्या चालू हो जाएगा, वायवीय। लेकिन अवायवीय शोषण के लिए ये इफेक्ट संदमनकारी या इनहिबिटरी इफेक्ट है, यानी कि प्रतिरोधन इफेक्ट है, किसके संदर्भ में, अवायवीय शोषण में। तो सीधी सी बात है, बिना ऑक्सीजन के शोषण हो रहा था, आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, वो शोषण रुक जाएगा, अवायवीय नहीं होगा, वायवीय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नॉन एज अ पाश्चर इफेक्ट, इसको ही पाश्चर प्रभाव हम बोलते हैं। चलो बात कर लेते हैं आगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक की बात हमने कर ली है और किण्वन की बात हम आगे करेंगे, लेकिन जो अपना मेन टॉपिक है रेस्पिरेशन, वो असलियत में एरोबिक यानी कि वायवीय शोषण ही है। क्या है, वायवीय शोषण, अर्थात हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी लेंगे, 686 किलो कैलोरी या 38 एटीपी हम लेने वाले हैं। अब वो कैसे लेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रोसेस होगी, यहाँ पर ही क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हम आज डिटेल में इसको जानेंगे शोषण के चैप्टर में कि वायवीय शोषण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। तो वायवीय शोषण की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वायवीय शोषण को हमने 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। एक क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये होता है कोशिका द्रव्य में, कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव्य में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज कहाँ होकर कहाँ कहाँ पे रिएक्शन करके पूरा टूटेगा। तो सबसे पहले वो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन करेगा, उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होता है, आधात्री होती है, उसमें क्या करेगा, लिंक रिएक्शन करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की ही मैट्रिक्स में क्या करेगा, वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी उसी के साथ, और लास्ट में अंत में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से एनर्जी को उत्पादित करेगा। ये इनर मेम्ब्रेन पे हो गई, इनर मेम्ब्रेन, किसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्या होगा, ईटीएस, या इसको ईटीसी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोल दो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन बोल दो, चेन ज़्यादा अच्छा शब्द है, यहाँ पर सिस्टम की जगह चेन बोल सकते हो। चलो, तो अब हम ग्लूकोज को पकड़ते हैं, ग्लूकोज को हम विभिन्न रिएक्शन से घुमाते घुमाते उससे एनर्जी लेने का हम प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और
क्या मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊँ या स्पीड तेज करूँ? स्पीड तेज करना तो आपके बस की बात है, स्पीड धीरे करना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने जो जो मेरे बस में था वो मैंने आज कर लिया है, स्पीड थोड़ा कम कर लिया है, ताकि आप सहूलियत के अकॉर्डिंग आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सको। चलो, अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि फर्स्ट अभिक्रिया है। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में बता दूं, देखो आपने वायवीय शोषण सुना होगा, अवायवीय शोषण सुना होगा। दोनों में ग्लूकोज टूट रहा था, एक में ऑक्सीजन के बिना, एक में ऑक्सीजन के साथ। अब हम भी पढ़ रहे हैं एरोबिक, यानी ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी वही है और सब पढ़ते भी वही है कि वायवीय शोषण क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का ऐसा मामला है कि ये वायवीय में भी हो जाती है और अवायवीय शोषण में भी ये हो जाती है। क्योंकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता है, ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर लेता है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन होती है और अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन लगती नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस से होकर तो दोनों ही शोषण गुजरते हैं, वो वायवीय हो या अवायवीय हो। अगर उसको अवायवीय होना है तो ग्लाइकोलाइसिस पर भी खत्म हो जाता है, अगर उसको वायवीय होना है, एरोबिक होना है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो लिंक रिएक्शन, लिंक के बाद क्रेब साइकिल के बाद ईटीएस, और पूरी एनर्जी देता हुआ चलता है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीशोषण पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीशोषण पढ़ते टाइम हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक लाइन में बता देंगे कि ये कॉमन प्रोसेस है, दोनों में होती है। ठीक है, चलो, और ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका के द्रव्य में ये संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होगी। इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है। आपको ये वैज्ञानिकों के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई नहीं पूछता है, और कभी पूछ भी ले तो इतना तो याद होता है, ठीक है, ई से क्या बनता है, एम से क्या बनता है और पी से क्या बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ना कभी पूछा हो, मैंने नहीं देखा है। टेट सीरीज में, कोचिंग में देख सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछते। ये पूछ सकते हैं कि ईएमपी पाथवे किसको बोला जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस को। ये नहीं पूछेंगे क्यों बोला जाता है, क्यों आपको याद होना चाहिए कि 3 साइंटिस्ट है, एम्बर्डन, मेरॉप और पार्नस, उनके आगे के शब्द लिए हुए हैं ईएमपी बनाने के लिए। तो ईएमपी पाथवे किससे है? ग्लाइकोलाइसिस को ही कहा जाता है। मैंने जैसा बताया कि एरोबिक यानी वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बीच की ये क्या है, एक कॉमन प्रोसेस है, वायवीय में भी होती है, अवायवीय में भी होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती इसलिए अवायवीय में हो जाती है, और जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगी तो यहाँ पर CO2 भी नहीं निकलेगी। तो याद रखना, नो O2 अपटेक और नो CO2 एवेल्यूएट। ठीक है, दोनों प्रोसेस नहीं होगी। ऐसा ही मैंने कुछ पहले भी फोटोसिंथेसिस में बता रखा है, न यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है, न यहाँ पे CO2 निकलती। कहाँ पे बता रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग को थोड़ा क्या करो, एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यानी कंपटीशन एग्जामिनेशन में सारा खेल आपकी दिमाग की क्षमताओं पे निर्भर करता है। इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने आप घंटे पढ़ते हैं, या कितनी घंटे पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, कितने घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, कितने घंटे घर पे बैठते हैं, कितने घंटे किताबों को देखते हैं। आप सोते ही नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं, आप खेलने नहीं जाते, पढ़ते रहते हैं। इस बात पर बिल्कुल भी सिलेक्शन आपका डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है आपको जो टॉपिक याद है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक पढ़ा है, समझा है, और दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक स्टूडेंट को याद रखनी है, आपने उसको रिवाइज किया है, आपने उसका रिवीजन किया है, आपने उसका दौरान किया है। अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपने अगर उसका रिवीजन नहीं किया है, तो माइंड आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के 4 ऑप्शन में से वो चीज़ निकाल के नहीं देगा
जो आपने एक महीने पहले एक बार पढ़ के छोड़ दी। आपको इतना सा भी एहसास नहीं रहेगा कि मैंने कभी चीज़ पढ़ी भी थी। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस पढ़ाई के मामले में। जितना अधिक आप रिवीजन करोगे, परफेक्शन, टाइम कंज्यूमिंग, जो पेपर छोड़ने की या पेपर छूट गया, क्वेश्चन नहीं बने, गलती से गलत हो गया, ये कुछ होने के चांस बचते नहीं हैं अगर आप रिवीजन पे ध्यान देते हैं। 70% सिलेबस ही पढ़ो किसी एग्जामिनेशन का, लेकिन 70% का 100% रिवीजन होना जरूरी है। आप पूरा सिलेबस पढ़ के उसको याद नहीं कर सकते हैं जब तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम आ जाएगा। कभी भी किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम की तैयारी, पूरी तैयारी करने की कोशिश ना करें। जितनी तैयारी करिए उसको पूरा करने की कोशिश करें। बात समझ में आई? किसी भी सिलेबस को पूरा करने की कोशिश ना करें। जितनी भी तैयारी आपने कर ली है उसका ही रिवीजन करके उसको ही पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपका माइंडसेट इस प्रकार से रहता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ना लेक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई ज्ञान की बात। ज्ञान की बात मुझे लगता है आपको जल्दी ऐसी बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने बता दी है। ठीक है, चलो अब आप आ जाओ वापिस। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में टूटता है, 2 पायरुविक एसिड में। पहले अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। देखो ग्लाइको का मतलब भी क्या होता है, ग्लूकोज, आपको तो नाम से ही स्पष्ट हो गया। और लाइसिस, आपने लाइसोसोम का नाम सुना होगा, तोड़ तोड़ देता है वो सबको। लाइसिस का मतलब होता है गलना, टूटना, विघटन होना, ये होता है लाइसिस का। तो ग्लूकोज का टूटना, गलना, विघटन होना किसमें, 2 पायरुविक एसिड यानी 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं में। कितने अणु में, 2 अणुओं में। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6। तो पायरुविक एसिड 2 है तो इसमें 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बनता है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन। सर आपने 6 से 3 3 बना दे, हो सकता है इसमें CO2 निकल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बता दिया नो CO2 एवोल्यूशन, मतलब कि जब तक CO2 नहीं उड़ेगी कार्बन कम नहीं होंगे। तो 6 कार्बन है तो यहाँ पर 2 अणु बन रहे हैं, तो ये निश्चित हो गया है कि 3 3 कार्बन के बनेंगे, और 3 कार्बन का होता है अपना पायरुविक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस की 10 के 10 रिएक्शन में नहीं पढ़ाऊंगा, क्रेब्स साइकिल की पूरा चक्र में नहीं समझाऊंगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको याद नहीं रहने वाला। इतने डीप में क्वेश्चन बाय चांस ही पूछते हैं, जब तक कि आपका कोई SRF GRF का एग्जाम नहीं हो, जब तक कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे डीप से। मैं एक श्योरली नहीं बोल सकता कि नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, लेकिन 80% चांस है कि नहीं पूछेंगे। ऊपरी तौर से फौरी तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वही निकाल के लाया हूँ कि आपको 10 लाइन बताऊं लेकिन उसमें से क्वेश्चन हो जाए करेक्ट। ठीक है, चलो इसलिए मैं पूरी रिएक्शन नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा कि यहाँ पर 10 रेखीय अभिक्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज, फिर टूट गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फिर यहाँ पर डाइएसीटोन फास्फेट, यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट, ऐसे करके 10 रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो 10 रिएक्शंस होती है, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं भी होगा तो आपको जब रिएक्शन याद नहीं तो 10 याद करके भी क्या उखाड़ लोगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में जब हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ले जाते हैं, ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है अंततः, तो उसके बीच में क्या क्या एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। तो वहाँ पर 2 ATP, नेट 2 ATP प्राप्त होते हैं और 2 NADH2। सर आपने पी लगाना भूल गए, पी फोटोसिंथेसिस में लगता है, श्वसन है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट NADPH2 क्या लेंगे, NADH2 डायरेक्ट। चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, 2 मिनट रुकिएगा।
चलो, तो यहाँ पर अंततः हमें 2 NADH2 और 2 ATP प्राप्त होंगे, लेकिन 2 ATP देखो 2 NADH2 तो प्राप्त हो ही गए, ठीक है, ये तो अपने पास रहेंगे, लेकिन 2 ATP ही अकेले प्राप्त हुए थे ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्शन चल रही होती है तो रिएक्शन के दौरान यहाँ पर 4 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP यहाँ पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं क्योंकि 2 खर्च हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। 4 ATP बने टोटल, 2 ATP खर्च हो गए, तो बचे कितने? 2 ATP बचे हैं। तो यहाँ पर 2 NADH2 और 2 ATP ही यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन दे रखी है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। इसका मतलब होता है कि जब भी जैसे NADH2 से हम 3 ATP प्राप्त करते हैं, लेकिन इस NADH2 को हमें ETS से गुजारना पड़ता है, ETC से गुजारना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से गुजारना पड़ता है। जब 2 NADH2 कन्वर्ट होते हैं 3 ATP में, हाथों हाथ उसी ऑन द स्पॉट नहीं हुआ। तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है, फोस्फोराइलेशन का मतलब आपको पता है कि मैंने ATP बनने को क्या बोला है? फोस्फोराइलेशन, पहली क्लास से ही। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है कि जहां पर वो सबस्ट्रेट यानी जहां पर वो केमिकल की रिएक्शन हो रही है उसी टाइम पर ATP बन जाना, बिना ETS के, विदाउट ETS, याद रखना, विदाउट ETS ही ATP की प्राप्ति हो जाना, वहीं ऑन द स्पॉट ही प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। तो 2 रिएक्शन में क्या होता है, 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर बन जाते हैं, 4 ATP का प्रोडक्शन हो जाता है, 4 ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, 2 ATP खर्च हो जाते हैं, तो नेट कितने बचते हैं? 2 ATP। तो 2 ATP और NADH2 का मतलब क्या होता है? 3 ATP, तो 2 NADH2 है तो 6 ATP। तो हमें यहाँ पर ATP से गणना नहीं करनी, यहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस का उत्पादन देखेंगे। तो आप ऐसे ही देखो कि 2 NADH2 बने हैं और 4 ATP बने थे, तो 2 ATP यहाँ पर हमारे खर्च हो चुके हैं, तो हमारे पास 2 ATP क्या बचे? 2 ATP नेट बचे हैं, और आगे जाकर हम इससे 6 ATP बना लेंगे, क्योंकि एक NADH2 का मतलब क्या होता है? 3 ATP, तो 6 ATP, तो टोटल क्या हो जाएगा? 8 ATP। अगर नेट पूछे, शुद्ध लाभ पूछे, तो 8 ATP, शुद्ध ATP पूछे तो 2 ATP, कुल ATP पूछे तो 4 ATP, कुल लाभ पूछे तो क्या होगा? कुल लाभ में क्या होगा? कुल लाभ में होगा 10 ATP, ठीक है। लेकिन आपको कुछ याद रखना, आपको सब वहाँ क्लियर हो जाएगा। आप तो याद रखो 4 बनते थे, 2 खर्च हो गए, 2 बचे, 2 NADH2 है, इनको वहाँ ले जाएंगे तो 6 ATP बन जाएंगे। कोई कंफ्यूज रहा हो तो मुझे बता देना। इस रिएक्शन के बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि रॉबिन्सन एस्टर क्या है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को रॉबिन्सन का एस्टर बोलते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को न्यूबर्ग का एस्टर्स बोलते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को हर्डन और यंग एस्टर बोलते हैं। याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम से कंट्रोल होती है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम या फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम, उस एंजाइम से ही क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस कंट्रोल। इसलिए इसका मुख्य एंजाइम भी माना जाता है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को नियंत्रणकारी बिंदु इसको बोला जाता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के साथ किण्वन को भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि 2 क्लास में हम रेस्पिरेशन खत्म करेंगे। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद, शब्बा खैर, व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन याद रखना हस्त व्यस्त नहीं रहना है। जय हिंद,